के रूप में प्रकाशित है। तालियां बजा के उन लोगों का अभिनंदन करिए जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो इन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड अपने हाथों से देंगे। मैं इन सभी के नाम ले रही हूं और अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। सबसे पहले अविरल सिंह। हम आपको बता दें कि आज ही के दिन सभी जनपद और ब्लॉक में 1 लाख लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। मीलाद, रेशमा, सभी लोग ताली बजाएं तो कुछ और आनंद आएगा। कशिश सिंह, अर्चना, आज के इस आयोजन से 40 लाख परिवार जुड़ेंगे और 1 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। लाल बहादुर, चंद्रावती, फतेह बहादुर सिंह, प्रीति, जुबैर, परशुराम रावत, मोहसिना, रफीक,
कमरुद्दीन, और गुलपासा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस समय प्रतीक के रूप में 15 लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए गए और आज ही के दिन इसी समय सभी जनपद और ब्लॉक में आज 1 लाख लोगों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। अंत्योदय की मूल प्रेरणा सुरक्षा की प्रतिबद्धता और विकास के संकल्प के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। कोरोना प्रबंधन और उत्तर प्रदेश मॉडल पर आईआईटी कानपुर के तत्वाधान में आयोजित शोध प्रबंधन के आज के इस विमोचन कार्यक्रम और प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल जी, निदेशक आईआईटी कानपुर से अभय निंकर जी, और जिन्होंने शोध प्रबंध को यूपी मॉडल के रूप में यहाँ पर आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समेत यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे साथ टीम 9 की वह सभी सदस्यगण जो कोरोना कालखंड में, इनमें से ज्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो मेरे साथ पहले दिन से यानी 25 मार्च 2020 से कोरोना प्रबंधन के इस कार्य के साथ जुड़े हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज हैं जो इस समय राजस्व का काम भी देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, आईआईडीसी हैं, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं और वे सभी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं। तो पहले दिन से इस पूरे कार्यक्रम के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ दो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। एक और हम प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की योजना से आच्छादित होने से रह गए थे, उन्हें आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादन का एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत प्रारंभ किया था और आयुष्मान भारत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस योजना से प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों के अनुसार इसमें ICCC के सर्वे के अनुसार जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो छूट गए थे, वे भी अपने आप को भी उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में जब सर्वे किया, इस प्रकार के लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे 8,43,000 परिवारों को, यानी 8,43,000 का मतलब उस समय भी अगर इस संख्या हम देखेंगे तो लगभग यह संख्या काफी हद तक, मुझे लगता है लगभग 45 लाख के आसपास की संख्या ऐसी थी जिनको हम लोगों को उस समय इसके साथ हम लोगों ने उस समय जोड़ा था। और बाद में तय हुआ कि अंत्योदय परिवार से जुड़े हुए जितने भी परिवार वंचित हैं उन सभी को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, बीओसी बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहां पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जन के मन में जागरूकता के साथ साथ उसको जीने के लिए एक नई राह दिखाई है और हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता बढ़ी है। पहले वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा बता देगा, मैं शहर में जाऊंगा
तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या बड़ा चिकित्सालय है, उसको बाहरी स्वरूप देख करके ये गरीब व्यक्ति डर जाता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोई भी है, और हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है, वह हर व्यक्ति वहां आज अपना उपचार बेझिझक करा सकता है। 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित होने के बाद बेझिझक वहां अपना उपचार करा सकता है। अगर यह श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। मैं इस अवसर पर जब हम 1 करोड़ नए लोगों को इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं, तो इन सभी योजनाओं के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी नए परिवारों को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि विजयादशमी के अवसर पर उनकी आरोग्यता की कामना करते हुए इस योजना उनके लिए और परिवार के लिए फलदायी हो, इसके लिए मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहा है। पहले देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स किए। 2004 के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर के 22 तक कर दी है। यानी 1947 से 2099, 2001, 2000 तक कुल 1 एम्स देश के अंदर था। 1 एम्स बन पाया था। सन 2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स पर कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की एक छोटी सी कार्यावधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। और 22 एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य, अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुझे याद है 1947 से 2016-17 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का राज्य है, सभ्यता और संस्कृति की आधार स्तंभ है, भारत की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हेल्थ के सेक्टर में कितना उपेक्षित करके छोड़ा हुआ था। मेडिकल कॉलेज सीमित संख्या में, 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें जहां पर हम अभी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए हैं, तो बाकी सभी 49 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वर्तमान में खड़ा करने में पूरी तरह सफल हैं। उधर हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। और जो 16 जनपद हैं, इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक स्कीम निकाल दी है कि वहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। और उस दिशा में प्रदेश सरकार, यानी जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा राज्य सरकार का, तब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। और इस लक्ष्य के दिशा में एक नया प्रयास वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इसकी अहमियत क्या है? तो अहमियत इसकी यही है कि अगर हमारे पास 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया होता, तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम कहां ठहरते, कहां लोगों को एडमिट करते,
कहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो केवल कोरोना उपचार के लिए हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर न केवल उनको यहां पर कोविड के लिए तैयार किया, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उतना मैन पावर भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। जब यहां पे 6 मार्च को पहला उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का पहला पेशेंट सामने आया था, पहला पॉजिटिव केस आया था, हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। हमें एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था, पेशेंट को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, नोएडा में आए थे, इसके बाद उनको भी वहीं भेजना पड़ा था। और हमारे पास पहली टेस्ट लैब स्थापित हुई थी केजीएमयू लखनऊ में, और ये हुई थी 23 मार्च 2020 को, जिसमें केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे। उस समय हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं स्वास्थ्य विभाग से कहता था कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी। हमने कहा इसको 72 को आगे बढ़ाइए। कहते साहब 72 पर्याप्त है। मैंने कहा नहीं, पर्याप्त नहीं है, इसको तत्काल पहले 100 कर दीजिए। 100 जिस दिन हुआ, मैंने कहा इसको 1000 तक पहुंचाइए। कहा कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, पढ़ाइए। 1000 हुआ, हमने उसी दिन कहा इसको 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 हुआ, मैंने कहा इसको 25,000 तक पहुंचाइए। कहते आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता आवश्यकता पड़ेगी, अभी आप देखना। और पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। टेस्ट यानी ट्रेस है, टेस्ट है, ट्रीट है, एंटी का है। ये 4T का जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये 4T होंगे, इसका पालन करोगे तो कोरोना वैसे ही छू मंतर होगा जैसे उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य में है। मैं आज सुबह में 25 मार्च 2020 से लगातार कोविड के लिए पहले लहर में हम लोगों ने, फर्स्ट वेव में हम लोगों ने टीम 11 गठित की थी, और सेकेंड वेव में टीम 9 गठित की थी। मुझे लगता है कि बहुत कम दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन मैंने इस बैठक को न लिया हो। शेष हर दिन हमारी ये बैठक, आज भी हमने सुबह ये बैठक ली है। सुबह 10 बजे ही टीम 9 से सभी सदस्य मिले, आधे घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन हर एक विभाग क्या करता है, ये केवल हेल्थ का काम नहीं, हेल्थ विभाग ही इसमें अकेले काम नहीं करेगा, उसमें सभी विभागों ने मिलकर काम किया। एक टीम वर्क है, ये एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे। और यह मॉडल हम लोगों ने पहले अपनाया था 2017 में इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए। इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के 38 जनपद थे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद तो ऐसे थे जहां पर मध्य जुलाई से लेकर मध्य नवंबर तक 1500 से लेकर 2000 बच्चों की मौत होती थी। 1500 से 2000 बच्चे मरते थे उससे। लेकिन हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति 2017 के पहले राज्य सरकार की रुचि नहीं थी, पेयजल उपलब्ध हो, शुद्ध पेयजल हो, इसके में भी रुचि नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद जब इस 2 पर ध्यान देते हुए अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई, कन्वर्जेंस में और एक टीम वर्क में कितनी ताकत है। पहला मॉडल हमारा खड़ा हुआ था, गरीब था, कमजोर तबके का व्यक्ति था, कोई नहीं पूछता था, मीडिया की सुर्खियों की भी खबर नहीं बनती थी। मुझे याद 2017 में जब हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का अभियान कुशीनगर से प्रारंभ किया, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम स्वच्छता अभियान के साथ शुरू किया और उन परिवारों को साबुन वितरित किए। तो मीडिया 3 दिन तक मेरे खिलाफ ट्रायल चलाया था, देखो गरीबों का अपमान कर रहे हैं। यानी हम साबुन वितरित कर रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और हाथ धोएं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज छूते हैं तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दलों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाया था कि देखो गरीबों का अपमान हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य था कि हमें इंसेफ्लाइटिस को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है
कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम लोगों ने इसको पूरी तरह रोका है और इंसेफ्लाइटिस आज के दिन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 38 जनपदों में एकदम ना के बराबर है, पूरी तरह समाप्ति की ओर है। एक मॉडल जो खड़ा किया, वही मॉडल जब कोरोना की आहट हो गई तो हम लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, अब कोरोना आ ही गया है तो हमको भी अपने यहाँ एक टीम, अंतर विभागीय समन्वय टीम बनानी पड़ेगी और उसके लिए हम लोगों ने टीम 11 पहले चरण में गठित किया, दूसरे चरण में उसको टीम 9 में बदल करके और लगातार टीम, मैं यहां पर हूं नहीं हूं, वो टीम बैठती है और आपसी समन्वय के माध्यम से कहां पर क्या हो रहा है, किस विभाग के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो लगातार मेरे पास उस पूरी समरी उसकी आ जाती है। लेकिन मैं जब लखनऊ में हूं तो मैं स्वयं इसकी समीक्षा लेता हूं, समीक्षा करता हूं। आधे घंटे के लिए बैठते हैं लेकिन बैठते जरूर हैं और बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो जाती है। उस समय इस टीम ने बेहतरीन कार्य किया है। हर एक स्तर पर हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था, खासतौर पर आप देखे होंगे जो भी यहां पे प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी कह रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिकों का, ये प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, इनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना। उससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए हमारे 15,000 बच्चे कोटा में कोचिंग कर रहे थे। लॉकडाउन अचानक लागू होने के बाद उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, उनको कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 15,000 बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए, यह भी एक चैलेंज था। और उन सभी को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, भारतीय रेल और भारत सरकार के सहयोग से सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग कराना, उनके लिए उस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, परंपरागत उद्यम के साथ साथ उनके उस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को वहां पर लागू कराना, बैंकों के साथ जोड़ करके बैंकों से उनको लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलते रहे। अलग अलग विभाग अपना काम करता था। ऑक्सीजन की क्राइसिस न हो, प्रयास किया गया, लेकिन महामारी है, महामारी के दौरान समस्याएं आ रही थी। गृह विभाग के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई। ऑक्सीजन एक एक टैंकर में कहीं कोई छीना झपटी न हो, आगे पीछे पुलिस की पेट्रोलिंग चलती थी। टैंकर को से गंतव्य तक पहुंचाना, गंतव्य तक पहुंचाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन की ऑडिट की व्यवस्था हो। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य जो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट का आदेश कर दिया तो उनकी डिमांड भी आधी हो गई। यानी इस क्राइसिस में भी और महामारी की इस क्राइसिस में भी वे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन लोगों से कहा गया कि नहीं, आप इसका पालन करिए, हम पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे, भारतीय वायुसेना के विमान उपलब्ध कराए गए, भारतीय रेल के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर आने लग गए, विभिन्न उद्योग जगत ने मुक्त हस्त से इसमें सहयोग किया। जो रिजल्ट सामने आए, हमने बहुत शीघ्र उसको नियंत्रण भी उसको प्राप्त किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उत्तर प्रदेश को पीएम केयर से 127 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हुए, उसमें से 124 हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में अब तक लगा चुके हैं। कुल 549 यानी लगभग 549 ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रदेश के अंदर लगने हैं, जिनमें लगभग हम लोग 497 ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुके हैं। और ये ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने उद्योग धंधों को पूरी तरह लॉकडाउन के कारण पहले चरण में बंद किया था 2 महीनों के लिए, लेकिन लगा कि नहीं, जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया कि जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। सेकेंड वेव में हमने कहा कोई उद्योग बंद नहीं होगा, कोई कार्यालय बंद नहीं होगा, हर एक जगह कोविड हेल्प डेस्क बने, कोविड केयर सेंटर भी बने, जहां 5-10 से कम कर्मचारी हैं वहां कोविड हेल्प डेस्क बनाए, इंफ्रारेड थर्मामीटर रखें, पल्स ऑक्सीमीटर रखें,
आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखें। जहां पे 10 से अधिक कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए कहा गया कि वह कर्मचारी और श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बेड्स भी रखेंगे। अगर उनके पास 25 तक कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं तो वह कम से कम 2 बेड का कोविड केयर सेंटर वहां स्थापित करें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखें, हेल्प डेस्क भी बनाएं। वहां पे उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, इन मास्क होने चाहिए। आपके पास ठीक है तो बताइए, नहीं तो हम राज्य सरकार से उपलब्ध कराते हैं, सीएसआर से उपलब्ध कराते हैं। और हर एक विभाग ने, औद्योगिक विकास विभाग उसको देख रहा था, एमएसएमई अपने विभाग को देख रहा था, जो बाहर से आने वाले श्रमिक हैं या प्रदेश के अंदर भी जिसको अपने स्वयं के कारोबार को आगे बढ़ाना है। पीपी किट की क्राइसिस हुई, एमएसएमई विभाग ने पीपी किट बनाना प्रारंभ किया। क्वालिटी की जांच करने के लिए यहां पे कमेटी गठित कर दी गई। ये सभी चीज एक साथ होते गए, लेकिन प्रेरणा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। इंटरेक्शन जिस रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस रूप में मार्गदर्शन किया, एक एक चीज के बारे में व्यापक अध्ययन के बाद नीति आयोग से डॉक्टर विनोद पाल जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिस प्रकार की गाइडेंस होती थी, यूपी ने उसको अक्षरशः पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाया और इसके कारण उत्तर प्रदेश अपना एक नया मॉडल खड़ा करने में सफल हुआ कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का बेहतरीन चुनौतियों, यानी तमाम चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन मॉडल दे सकता है। और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहां पर उसको लागू किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था, जिसको वो चाहते थे, जिस तर्ज पर चाहते थे, हम लोगों ने इसी तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं आज सुबह की बैठक में देख रहा था, कुल प्रदेश के अंदर आज 13 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं। 75 जनपद हैं हमारे, लगभग 40 जनपद ऐसे हैं जहां कोविड का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, यानी कोई एक्टिव केस नहीं है। आज 38 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक भी कोविड पॉजिटिव का केस नहीं आया, लेकिन जो ये 13 केस आए हैं पॉजिटिव, मैं आज सुबह उन्हीं को देख रहा था। कहां से आए हैं तो पता लगा कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई केरल से आया है, कोई कोलकाता से आया है, वहीं से आए हैं। और उनको हमारी जो टीम काम कर रही है, अभी भी लगातार 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने गठित की। ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में 69,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी 69,000 ग्राम पंचायतों में 10 से 12 सदस्यीय टीम हमारी काम कर रही, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, वहां के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, इन सबको मिलाकर के राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के कर्मी, ये सब मिलाकर के 11 से 12 सदस्यीय टीम वहां पे रहती है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम भेज करके उनका टेस्ट करवा लेना, ये सभी काम एक साथ प्रारंभ हुए। 72,000 टीम को हम लोगों ने समय से, यानी फर्स्ट वेव के समय ही हम लोगों ने उन्हें इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी उपलब्ध करवा दिए और वे लगातार चलता रहा। सेकेंड वेव के बाद जब डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल का ही पहले एक बार आया कि थर्ड वेव तो आकर के रहेगी, हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना। नीति आयोग ने भी कहा कि थर्ड वेव आएगी, सभी लोग चौकन्ना रहिए। और थर्ड वेव की चपेट में मुझे लगता है डॉक्टर विनोद पॉल जी का ही आया कि थर्ड वेव की चपेट में संभवतः बच्चे ज्यादा आ सकते हैं चपेट में, क्योंकि जो ट्रेंड अब तक देखने को मिला है, पहले में बुजुर्ग, सेकंड में युवा, थर्ड में बच्चे। तो इसको देखते हुए हमारी टीम ने विचार किया, हमने यहां पे एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की और हम लोगों ने जून में ही बच्चों की भी, यानी 1 से लेकर के 5, यानी 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18, इस एज ग्रुप को भी 4 वर्गों में विभाजित करके उनकी मेडिसिन किट भी हम लोगों ने गांव-गांव तक और हर मोहल्ले तक पहुंचाने का काम अपनी निगरानी समिति के माध्यम से किया। और मेडिसिन किट आज भी हम दे रहे हैं, आज भी वो कार्य चल रहा है।
स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ एक एक जगह की स्क्रीनिंग करना, एक एक जगह कार्य करना। हमने सभी उद्योग चलाए, हमने खेती बाड़ी का काम हमारा निरंतर चलता रहा, प्रोक्यूरमेंट का काम भी चला, एक भी गतिविधि को हमने रोकने नहीं दिया, लेकिन सतर्कता पूरी बरती, हर स्तर पर सतर्कता बरतने का भी काम किया। और आज जो कोविड के मामले आ भी रहे हैं, वे कोविड के मामले वे आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आने वाली कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, उनको तत्काल वहीं पे कैच करके उनकी जांच कराई जाती है। और लेकिन हमें अभी भी सतर्क तो रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर विनोद पॉल जी ने कहा कि पता नहीं कब ये आ सकता है और सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि पर्व और त्योहार में लोग फिर अपने गांव घरों की तरफ आएंगे, उस समय सतर्कता बहुत आवश्यक है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए। उत्तर प्रदेश अब तक 8 करोड़ से अधिक तो टेस्ट कर चुका है और उत्तर प्रदेश में अब तक 11.5 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे पास भी है। हम केवल, मैंने टीम को कहा, मैंने कभी स्वास्थ्य विभाग, इन्होंने कहा साहब 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं। मैंने कहा यूपी जैसे स्टेट के लिए 5 लाख बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। इन्होंने 10 लाख तक पहुंचाया, मैंने कहा 10 लाख से भी काम नहीं चलेगा। लोग 15 तक पहुंचे, मैंने कहा 15 से काम नहीं चलेगा। मुझे याद है उस दिन मध्य प्रदेश 20 लाख किया तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप लोग 30 लाख पहुंचे, और ये 30 लाख पहुंचे तो मैंने कहा इसको 40 लाख तक पहुंचा ही दीजिए। और मुझे याद प्रसन्नता है कि एक दिन 39 लाख टेस्ट भी यूपी ने किया है। हमारे पास क्षमता है, हम प्रतिदिन 40 लाख टेस्ट, 40 लाख लोगों को वैक्सीन देने का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विकसित किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भी जाता है, मुझे, मैं हर तबके के व्यक्ति से मिलता हूं, मिला भी हूं, हर व्यक्ति कहता साहब हम लोग जहां गए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी व्यवस्था हमें सरकारी व्यवस्था में देखने को मिली। आते हैं वहां पे, पहले उनको वहां पर रिसीव करने के लिए लोग रहते हैं, उनको बिठाया जाता है एक वेटिंग एरिया में। जैसे उनका नंबर आता है, उनको वैक्सीन देने के बाद फिर ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठते हैं आराम से। किसी को अखबार पढ़ना है, किसी को कोई आवश्यकता, वहां बैठ करके आधा घंटा वेट करके फिर वे लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है, लेकिन हमें अभी भी सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। पर्व और त्योहार आ रहे हैं, अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बाहर से अतिथि आएंगे, लोग अपने गांव और घरों के लिए आएंगे, उसमें अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता हम सबको पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हर एक तबके के व्यक्ति को इसके बारे में बहुत ही सावधान होना होगा। मैं आईआईटी कानपुर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं, आप जो भी करते हैं उसको आने वाले समय के लिए भी रखिए, सजो करके रखिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए। और मैं इस टीम से कहता था कि आप अपनी उसको डॉक्यूमेंट तैयार करिए। इसका कैसे हो सकता है? मुझे याद है फर्स्ट वेव के समय जॉर्ज हॉकिंस विश्वविद्यालय ने हमारे इस पूरे प्रवासी कामगार और श्रमिकों के मॉडल को अध्ययन किया था। और सेकेंड वेव में आईआईटी कानपुर इसके लिए तैयार हुआ। आईआईटी कानपुर ने इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास किया है। मैं आईआईटी कानपुर के निदेशक और उनके साथ यहां पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी के द्वारा जो अपने द्वारा जो आंकलन किए जाते थे, जो बातें कही जाती थी, वह कभी अनुकूल होती थी, कभी प्रतिकूल दिखती थी, कभी हम लोगों को सुकून देती थी और कभी हम लोगों के मन में एक भय भी पैदा करता था क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क होकर लड़ते थे कि नहीं, हमें लड़ना है इस कार्यक्रम के साथ, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, आईआईटी कानपुर ने और उनके साथ जुड़े हैं बीएचयू से, प्रयागराज से, लखनऊ से, एक अच्छी टीम उनके साथ
इस पूरे अध्ययन के साथ जुड़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए ये मॉडल वर्तमान समय के लिए कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए देश के अन्य राज्यों के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, और मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करें कि हर एक, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हर जनप्रतिनिधि को जरूर भेजें, हर जिले को भेजें जो ये इसकी प्रतियां, लेकिन देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ साथ हर राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी ये इसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगर इसमें कुछ भी हम लोग उत्तर प्रदेश का ये मॉडल देश के अंदर लोगों को राहत दे सकने में योगदान दे पाएगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प हर एक व्यक्ति को जीवन और जीविका बचाने की जो एक कवायद है, सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और IIT कानपुर ने उसको अपने इस डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण, इस शोध प्रबंध के माध्यम से उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कोविड संग्राम, यूपी मॉडल, नीति, युक्ति और परिणाम, इस विषय से संबंधित जो यहां पर आज इन 2 यूपी मॉडल से संबंधित पुस्तकों का, उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन का आज यहां पर एक साथ विमोचन हुआ है। मैं इसके लिए IIT कानपुर को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोग जो अंत्योदय कार्ड धारक थे और आयुष्मान भारत से वंचित थे, वे सभी लोग आज इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। समय से इस अभियान को आगे बढ़ाएं। गोल्डन कार्ड तेजी के साथ आगे करने की आवश्यकता है। जो हमारा हर रविवार के दिन आरोग्य मेला लगता है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर उस व्यक्ति को जो इस योजना से आच्छादित होना चाहता है उसका गोल्डन कार्ड जरूर बने। यद्यपि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे यहां फ्री में उपचार की सुविधा है, और इसी लालच से बहुत सारे लोग अपना गोल्डन कार्ड नहीं बनाते, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बनाना चाहिए और उस सुविधा के साथ जुड़ना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हमें इसका लाभ, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब एक साथ ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर हुए हैं, एक कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश का पर IIT कानपुर का शोध प्रबंध, और दूसरा अंत्योदय कार्ड धारकों को, जो 40 लाख से अधिक परिवार हैं जिनमें 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे, उन सभी परिवारों को आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मैं प्रदेश के अंदर हर एक स्थल पर जुड़े हुए उन सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबकी आरोग्यता की कामना करता हूं, और इस योजना का लाभ ले सकें, इस विश्वास के साथ वे लोग अपने कार्ड यथा समय बना सकेंगे। और हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम के साथ, जो जिले स्तर की है, विकासखंड स्तर की है, राज्य स्तर की, इसकी व्यापक समीक्षा करते हुए उन तक पहुंचाने का कार्य कर सकेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाने में और हर एक व्यक्ति को आरोग्यता के लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी की हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके